की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अंदर किस प्रकार के लोग काम करते हैं। अक्सर जो भारत की जनता है उसके मन में बहुत सी आशंका रहती है कि क्या यहाँ पर रॉ के एजेंट होते हैं या रॉ के एजेंट के साथ साथ रॉ के एसेट होते हैं। ये किस प्रकार के लोग होते हैं, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप हर एक भारत के नागरिक को कम से कम इस चीज़ के बारे में मालूम चले कि जो देश की खुफिया संस्था है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस लेवल पर रॉ, उसके अंदर किस प्रकार के अधिकारी होते हैं और वो किस प्रकार से काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जाननी है वो पहली बात तो ये है कि रॉ एक ऑफिशियल संस्था है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करते हैं और ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो रॉ के ऑफिसर्स कहलाते हैं, ये अलग अलग सेवाओं से जुड़कर भारत सरकार की अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेवाओं से होते हुए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में पहली बात तो आते हैं। रॉ के ऑफिशियल पेरोल पे जो भारत सरकार से पैसे ले रहा है, खास करके एक तनख्वाह ले रहा है, उसको पहली बात तो रॉ का अधिकारी कहा जाता है। अब जब हम ये शब्द रॉ का अधिकारी यूज़ करते हैं तो ये बात भूलने की आवश्यकता नहीं कि अलग अलग प्रकार के अधिकारी यहाँ पर रॉ में होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन जो रॉ में पाई जाती है वो है जॉइंट सेक्रेटरी की। एक जॉइंट सेक्रेटरी को बेसिकली एक कंट्रोलर भी बोला जाता है। कंट्रोलर इस रीज़न से बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में क्योंकि एक जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है जिसके पास कोई भी डेस्क हो, वो चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान डेस्क हो, साउथ ईस्ट एशिया डेस्क हो, नेपाल डेस्क हो, कोई भी जो डेस्क को एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का एक अधिकारी जो हैंडल करता है, वो ऑफिसर जो बेसिकली कंट्रोलर कहलाता है, उसके अंडर दो बड़े प्रकार के अधिकारी पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है केस ऑफिसर या कि हैंडलिंग ऑफिसर। एक केस ऑफिसर यानी कि एक हैंडलिंग ऑफिसर एक इंटेलिजेंस का ही ऑफिसर होता है। ये भी ऑफिशियल लेवल पर रॉ के पेरोल पे ही काम करता है। और ये जो केस ऑफिसर हैंडलिंग ऑफिसर होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि जिस भी डेस्क को ये एलोकेटेड होता है उस डेस्क के रिलेटेड ये एजेंट्स को रिक्रूट करके ऑपरेशंस को रन करता है। अब आप एक उदाहरण के तहत इसको समझिए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में एक पूरा का पूरा जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का एक ऑफिसर होता है जो एक डेस्क को हैंडल करता है जिसका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क। अगर एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क भारत की रॉ में है तो इसको हेड करने वाला पहली बात तो एक जॉइंट सेक्रेटरी है। इस जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में उसकी जो टीम होगी उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इस जॉइंट सेक्रेटरी के साथ काम करेंगे। ये जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, इसके अंडर जो अधिकारी काम करते हैं उनको सबसे पहले केस ऑफिसर या हैंडलिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये जो केस ऑफिसर और हैंडलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये भी क्योंकि ऑफिशियल लेवल पर रॉ के अधिकारी होते हैं और ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के ये जो तीनों एरियाज़ हैं, जिस भी एरिया को एलोकेट किया गया है उस केस ऑफिसर या हैंडलिंग ऑफिसर को, वहाँ पर वो एजेंट्स की रिक्रूटमेंट, उनकी एजेंट रनिंग और सबसे महत्वपूर्ण उन एजेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये एजेंट आफ्टर ऑल होते कौन हैं। एक चीज़ को समझ लीजिए कि एक एजेंट जो भी होता है, जो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर उसकी मदद कर रहा होता है, वो व्यक्ति पहली बात तो एक ऑफिशियल पेरोल पे रॉ के कभी नहीं होता। एक एजेंट जो है वो कभी भी रॉ का ऑफिशियल अधिकारी नहीं होता। एक एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जनरली जो उस एरिया में रहता है, उसी इलाके का एक नागरिक है। वो किसी मोटिवेशन के कारण रॉ की मदद कर रहा है। अब वो मोटिवेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कई बार वो मोटिवेशन पैसा होती है, कई बार वो मोटिवेशन जो है एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने की होती है, कई बार वो मोटिवेशन एक ईगो होती है। अब ये जो मोटिवेशन होती है जिसको बेसिकली एक्सप्लोर करना होता है एक केस ऑफिसर, एक हैंडलिंग ऑफिसर को, जिसके थ्रू वो एजेंट्स को रिक्रूट करता है, इसके लिए मदद करती है रॉ के अंदर एक इन हाउस ऑफिस है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल एक्टिविटी ब्रांच, BAB। रॉ की जो बिहेवियरल एक्टिविटी ब्रांच है वो बेसिकली एक एक केस ऑफिसर की मदद करती है। इस मदद को ताकि हर एक जो केस ऑफिसर, हैंडलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो एजेंट्स के मोटिवेशन को समझ पाएँ कि जो स्पेसिफिक एजेंट है जो भारत के लिए काम करना चाहता है उसकी मोटिवेशन क्या है। क्या वो पैसे के लिए कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी के लिए कर रहा है, या उसकी ईगो है, या कोई और कारण है।
तो एक केस ऑफिसर का, एक हैंडलिंग ऑफिसर का सबसे महत्वपूर्ण टास्क ये होता है कि जिस भी एजेंट को वो रिक्रूट कर रहा है, रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी मोटिवेशन को वो ग्रेजुअली रेगुलर बेसिस पे स्टडी करता रहे, एनालाइज करता रहे। इस एनालिसिस और स्टडी से ये पता चलेगा कि वो एजेंट को कितना रन कर सकता है, किस हद तक रन कर सकता है, और इसके थ्रू मालूम चलेगा कि कल को वो एजेंट के ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको पर्सनैलिटी में वो एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाए कि वो एजेंट डबल रनिंग का काम ना करे, यानी कि आपके साथ साथ काम करते हुए ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि वो एनिमी यानी कि एडवर्सरी यानी कि वेरी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी जुड़ जाए। तो यहाँ पर एजेंट जो है एक टेम्पररी टास्क के लिए आता है, और ये टेम्पररी टास्क होता है इस प्रकार का कि वो बेसिकली इंटेलिजेंस गैदर करके एक केस ऑफिसर, एक हैंडलिंग ऑफिसर को देता है, और ये जो केस ऑफिसर, हैंडलिंग ऑफिसर होता है, इस इंटेलिजेंस को गैदर करता है उस फॉरेन कंट्री से, उस एजेंट की मदद से जो स्पेसिफिक मोटिवेशन के लिए वो काम करने के लिए रेडी रहता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि फिर एक एजेंट और एक एसेट में क्या अंतर होता है। एक एसेट एक एजेंट ही होता है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब एक एजेंट एक लंबे समय से इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़ जाता है, उसकी मदद करने में कामयाब हो जाता है, और एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि जो केस ऑफिसर या हैंडलिंग ऑफिसर है उसको इतना भरोसा होता है एजेंट पे कि वो ग्रेजुअली उसको छोटे ऑपरेशंस करने की ट्रेनिंग देता है, और वो ट्रेनिंग के तहत उस पर्टिकुलर एजेंट को इस प्रकार से डेवलप करता है, नर्चर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसके तहत जो पर्टिकुलर एजेंट है वो जब ऑपरेशंस रन करने की क्षमता पे आ जाए तो उसी एजेंट को फिर हम लोग एक पॉइंट पर आकर एसेट कहते हैं। तो सारी गेम शुरू एजेंट से होती है और मटीरियलाइज और एंड होती है एक एसेट पे। तो क्या एजेंट एसेट बनेगा या नहीं बनेगा, इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं होता। ये तो केस ऑफिसर, हैंडलिंग ऑफिसर जो है उसी के बेसिस पर ऑन द स्पॉट जजमेंट लेता है, और उसका जो एंगेजमेंट और ट्रस्ट होता है उसके बेसिस पर ये गेम खेला जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो एक प्रकार का जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर अधिकारी होता है वो होता है ये केस ऑफिसर, हैंडलिंग ऑफिसर, जिसका काम होता है एजेंट रनिंग और एसेट रनिंग का। लेकिन दूसरे टाइप का जो अधिकारी होता है जो जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे काम करता है वो होता है बेसिकली एक एनालिस्ट। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एनालिस्ट्स हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट्स बेसिकली डेस्क जॉब करते हैं। ये डेस्क जॉब का मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड लेवल से एजेंट्स इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, केस ऑफिसर्स जिस भी प्रकार के केसेस को बेसिकली एक्यूमुलेट कर कर लेके आते हैं टेबल पर, ये एनालिस्ट बेसिकली उन सारी इंटेलिजेंस को एनालाइज करता है, पास्ट इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स के साथ उसको कोरिलेट करता है, और सबसे बड़ी बात ये केस ऑफिसर के साथ बैठकर एक इंटेलिजेंस एस्टीमेट तैयार करता है जिसको आईई के नाम से जानते हैं। और ये जो केस ऑफिसर होता है रेगुलर बेसिस पर अपने जॉइंट सेक्रेटरी को आईई देता है। तो ये जो इंटेलिजेंस एस्टीमेट जो जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है इवेंचुअली ये सारे के सारे इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स को लेकर जो रॉ का चीफ, जिसको सेक्रेटरी आर के नाम से जानते हैं, सेक्रेटरी रिसर्च, उसको जाकर देता है। और सेक्रेटरी रिसर्च फिर ये सारे इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स को प्रिपेयर करके जो एंड कंज्यूमर है यानी कि भारत सरकार, उसको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस चाहिए वो रिपोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो रॉ के अंदर लोग काम करते हैं वो ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर केस ऑफिसर से लेकर हैंडलिंग ऑफिसर से लेकर एनालिस्ट से लेकर, और साथ में बिहेवियरल एक्टिविटी ब्रांच में जो अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो, और सबसे बड़ी बात एक ग्राउंड लेवल पर जो होता है वो व्यक्ति एजेंट होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एसेट में बदलता है। तो आई होप अब ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और इस प्रकार से किसी भी टाइप की इंटेलिजेंस संस्था को लेकर भारत की अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एरिया पे इंटरनल फंक्शनिंग पे कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट को मैं कंसिडर करके आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।